देखिए, जब भी कोई क्रांतिकारी आता है उसके अगेंस्ट बहुत बोला जाता है, यह पक्की बात है। क्रांतिकारी जो भी स्टेप लिया जाएगा, कोई भी स्टेप होगा, शुरू में कोई मानेगा नहीं उसको और मानते भी नहीं है। लेकिन मैं आज आपको कहूंगा, मैं अपनी बातें बताऊंगा जोरा, कि जो भी आप सुनेंगे बाबा जी की, राम स्वामी जी की, जरा ध्यान से बातें सुने। उन्होंने रात को 1-2 बजे के करीब नोट बनाकर अभी मुझे दिया था। नीचे हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और वो नोट भी आपको दिया जाएगा थोड़ी देर में, बाबा जी के बोलने के बाद, स्वामी जी के बोलने के बाद। तो स्वामी जी भी आज जो बातें करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक से नहीं कर रहे, देश के कोने कोने में घूमकर आकर उन्होंने ये आके चीजें बताई हैं, आपको कई करेक्शंस किए। ये कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट पहले बहुत छोटा हुआ करता था 1961 में, आपको सबको मालूम। लेकिन आज क्या हालत है, क्या हालत है। जितने रिफॉर्म आते हैं उतनी टैक्स कंप्लिसिटी बढ़ती है, कम नहीं होती है, ये मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई रिफॉर्म आया है वो डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ी है, कंप्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन रिफॉर्म आया क्यों? आने के कारण कहीं सिंप्लीफिकेशन नहीं था, सिर्फ टैक्स कलेक्शन था। अगर सिंप्लीफिकेशन को ध्यान दिया जाता तो काफी कुछ ठीक हो सकता था। आज एक सेक्शन पढ़िए, उस सेक्शन में क्या है? पहले सेक्शन, सेक्शन के नीचे सब सेक्शन, कंप्लीट नहीं होता। सब सेक्शन के नीचे क्लॉज, क्लॉज के नीचे सब क्लॉज, फिर भी आपको नहीं पता आगे क्या है। सब क्लॉज के नीचे प्रोवाइजो नहीं है, सब क्लॉज के नीचे आइटम है, और आइटम के नीचे सब आइटम है, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। प्रोवाइडेड दैट, also provided that, further provided that, उसके बाद भी कंप्लीट नहीं होता। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, आप सेक्शन में फुल स्टॉप ढूंढ रहे हैं, कॉमा ही 20 लाइनों के बाद आता है, ये हमारा इनकम टैक्स है। सर और सुन लीजिए, कभी गलती से पढ़ भी लिया तो 2 घंटे 3 घंटे लगा दिए और आखिर में लिखा दिस इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 10-11, तब क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूं जब भी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना, पहले लास्ट लाइन पहले पढ़ लेना कि वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ करने वाला कौन है? ये बैठे हैं, करा भी इन्होंने ही है। क्योंकि जब आप टैक्स प्लानिंग करेंगे, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूं, अवॉइडेंस की बात नहीं कर रहा, एवेजन की बात नहीं कर रहा। जब प्लानिंग करेंगे तो लूपहोल तो होंगे, लॉ में ढूंढेंगे आप उसको करेंगे, और उससे कंप्लिसिटी बढ़ती है, कम नहीं हो सकती। मैं आपको बता, किसी भी कारण कंप्लिसिटी कम नहीं होती, और टैक्स की कंप्लिसिटी कम नहीं होगी। मुझे 3 दिन पहले सपना आया, भगवान के पूछा सर ये कब सिंप्लीफाई होगा? कहता है एक स्वामी रामदेव जी आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे, तब पता लगेगा क्या। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक मंथन की आज ये है, कोई स्वामी रामदेव जी आपके ऊपर इंपोज नहीं कर रहे। मैंने उनसे पूछा था, सर यहां सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं और सब बुद्धिमान लोग हर चीज को देखेंगे, समझेंगे और अपना रिएक्शन देंगे। इसलिए उन्होंने एक पैम्फलेट दिया है, वो चाहते हैं कि आप अपना उस पर इनपुट दें, आप अपनी सजेशन दें। उनकी ईमेल है और उसमें एड्रेस है, उनका फेसबुक है, आप उसमें जवाब दें कि क्या आप चाहते हैं। कोई भी क्रांतिकारी कदम 1 मिनट में समझ में नहीं आता है, मैं आपको बता दूं। पहले तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही आज, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। ये 3 तरह के हमारे यहां टैक्सेस हैं, आपको पता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लोकल अथॉरिटी टैक्स लगाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने टैक्स थे आप सबको पता है। एक जमाना था जब 97.5% इनकम टैक्स होता था। उसको देने के बाद जब खर्च करते थे तो एक्साइज वगैरह तो देनी ही पड़ती थी, अगर जोड़ लेते थे तो वेल्थ टैक्स होता था, और वेल्थ टैक्स के बाद अगर किसी को गिफ्ट देते थे तो गिफ्ट टैक्स होता था,
और मरते थे तो स्टेट ड्यूटी टैक्स होता था। हमारे यहां इतने टैक्सेस थे जो डायरेक्ट टैक्स में आते, कई बार तो कमाई 100 रुपए की और खर्चा टैक्सेस 102 रुपए के होते थे। कारण क्या है? कारण था, अब वो जमाना था, उस जमाने से रिफॉर्म तो बहुत आए, मैं ये नहीं कहूंगा रिफॉर्म्स नहीं आए, सरकार पे सरकार आई है, रिफॉर्म आए हैं, लेकिन रिफॉर्म के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई। हमने पीछे एक गवर्नमेंट ने एक अटेम्प्ट किया था और उस अटेम्प्ट का मैं भी पार्ट था, जिसका नाम डायरेक्ट टैक्स कोड था। तो चिदम्बरम साहब ने जब बनाया तो उनको पता लगा कि इसको कैसे करा जाए, क्योंकि ओनली एक ऐसा डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट है, एक ही है जो इसके बारे में इनपुट बहुत दे सकता है, और उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो वो ये चाहते थे कि ये डायरेक्ट टैक्स कोड बिफोर पार्लियामेंट के सामने पेश हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लिया जाए कि आप अपना क्या इनपुट यहां देना चाहेंगे। उस वक्त चिदम्बरम साहब का प्रेसिडेंट साहब को फोन आया और प्रेसिडेंट साहब ने 4-5 लोगों की एक टीम बनाई थी, जिसमें लकीली मैं भी था, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में अबाउट 10 दिन बैठे थे, और 10 दिन बैठकर हमने 373 क्वेरीज दी थी डायरेक्ट टैक्स कोड की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्वेरीज को देखा नहीं गया उस वक्त, और ना देखने का रिजल्ट यह हुआ कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड लाया गया था वो लोगों ने बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म दिया, बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट वो चीजें आई, और उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं हुआ जो ड्राफ्ट कोड आया था, क्योंकि चिदम्बरम साहब ने उनको ध्यान से दिया नहीं। सेकेंड टाइम प्रणब मुखर्जी साहब ने फिर डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की कोशिश करी थी, तो उस वक्त फिर इंस्टीट्यूट से पूछा गया था, और आपको बताऊं काफी सिंप्लीफिकेशन उसमें आई थी, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। सिर्फ उसमें एडवांटेज ये था, कोई भी सेंटेंस 20 वर्ड से ऊपर नहीं था, फुल स्टॉप लग जाता था, कोई प्रोविजो नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, किसी भी तरह की ऐसी चीज नहीं है। लेकिन क्या क्या जो चीजें डिफिकल्ट थी उसको आगे से उठाकर पीछे डाल दिया गया। फ्रंट बहुत लाइट था और बैक बहुत हैवी बन गई। बस ये जो भी कहिए कौन सा दोष था, लेकिन इतना मुश्किल वो भी बन गया कि अभी तक आपने देखिए डायरेक्ट टैक्स कोड आ नहीं सका, सेलेक्ट कमेटी ने भी कर दिया, लेकिन अटेम्प्ट है और अटेम्प्ट करनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अटेम्प्ट इस गवर्नमेंट ने नहीं करी या आने वाली गवर्नमेंट नहीं करेगी, अटेम्प्ट सब गवर्नमेंट करती है, लेकिन देखना यह चाहिए जो रिफॉर्म लाया जाए वो कॉम्प्लिसिटी को और बढ़ाए नहीं, कॉम्प्लिसिटी को कम करे। हमारे यहां पहले सार होता था, अब गार भी आ गया है। सार का मतलब था स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल्स। हमारे यहां स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल्स हैं। सेक्शन 92 ट्रांसफर प्राइसिंग वो एक स्पेसिफाइड रूल्स है। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग जो इस साल आया वो स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल है। ट्रांसफर टू नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो सेक्शन 93 है वो स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल्स है। सेक्शन 94 है वो स्पेसिफाइड एंटी अवॉइडेंस रूल्स हैं, और 48(2) भी इनडायरेक्टली तो स्पेसिफाइड एंटी रूल था। लेकिन अब क्या लाना जा रहे हैं? गार। और गार के अंदर जब आगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशंस होगी और कुछ नहीं होगा। गार पहले भी लाने की कोशिश की गई थी फाइनेंस एक्ट 2012 में कि यह एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 14। फिर इसको दोबारा चेंज किया फाइनेंस एक्ट 2013 में, पता नहीं क्या जल्दी थी, एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2016 में। 16 में मुझे समझ में नहीं आती कि हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं कि और डिफिकल्ट करने जा रहे हैं। रिफॉर्म करने का मतलब होता है टैक्स बढ़े लेकिन लॉ सिंपल हो। लॉ टैक्स तो बढ़ गया है क्योंकि हर आदमी चाहता है आजकल टैक्स देना। वो पुरानी बातें मैं नहीं कर रहा या मैं किसी औरों की बात नहीं कर रहा, टैक्स देते हैं लोग।
अगर टैक्स नहीं देते तो 15 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता इस कंट्री में। जब किसी जमाने में, आज से 20 साल देखिए पहले कितना था, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम लोगों को कई बार नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है। और दिक्कत यह आती है कि जब भी कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आती है वो अगले बजट में नलीफाई हो जाती है। ये पहली बार देखा, हाई कोर्ट की जजमेंट आई तो सर्कुलर आपके फेवर में कर दिया, क्योंकि ये तो दुनिया को पता था कि सर्विस टैक्स में क्यों टीडीएस कटवा रहे हैं, ये तो दुनिया को पता था, लेकिन मानते नहीं थे हमारी बात। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह की बातें जो सिंप्लीफिकेशन की होती, अगर हम लोग हर बार प्री बजट मेमोरेंडम भेजते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, पोस्ट बजट मेमोरेंडम भेजते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, लेकिन हमारी बैड लक ये है कि इसको पूरी तरह देखा नहीं जाता। अगर देखा जाए तो मैं आपको बता सकता हूं इससे अच्छा इनपुट कहीं उनको नहीं मिलता है। ठीक है, और ट्रेड इंडस्ट्री को भी देखना पड़ता है, ठीक है, और चीजें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने ये पढ़ा है, जो स्वामी जी ने ये पैम्फलेट दिया, एक इतनी बड़ी गैदरिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, नॉलेजेबल पर्संस की है, उनके पास जब जाएगा और उनसे जो इनपुट आएगा, शायद उस इनपुट का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो इस कंट्री के टैक्स को रिफॉर्म करने के लिए। और ये सिर्फ एक टैक्स मांग रहे हैं और कोई टैक्स नहीं मांग रहे। ठीक कहा संजय जी ने, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ना आईएएस ऑफिसर्स की, ना किसी और की, ये गारंटी है। आईएएस ऑफिसर के पास भी काम होगा, आईआरएस ऑफिसर के पास भी काम होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस तो फिर भी करने पड़ते ही हैं। अगर चेक एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो आपको पता है फिर तो इंसान क्या हो सकता है और क्या नहीं है। और कम से कम इंडियन के बारे में तो मैं बता ही सकता हूं, हैट्स ऑफ उनको देम, जितनी दिमाग उनका है शायद किसी और का हो ही नहीं सकता, ये इंडियंस का है। सबसे पहले ये पूछते हैं कि ये बताओ कि टैक्स बचाया कैसे जाए, बात ही और लीगल। सबसे पहले इंडियन का दिमाग ये लगता है, पहले ये सोचते हैं इसका कैसे जुगाड़ निकाला जाए, इसे कहते हैं जुगाड़ निकाला जाए, और वो जुगाड़ ही कंप्लिसिटी को लेके जाता है। अगर गलत काम होगा ही नहीं, टैक्स में इसके रिफॉर्म्स आ जाएंगे और सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन होगा तो शायद इस तरह की सोचने की। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये कोई इंपोज नहीं है, ये सिर्फ डिस्कशन है, ये मंथन है, एक दूसरे को सोचने का मौका दिया जा रहा है। और कम से कम इस ऑडियंस को अगर मौका दिया जाएगा और पूरी इंडिया में जो ये हो रहा है, तो उनसे जो इनपुट आएगा मुझे लगता है वो काफी हमें कंट्रीब्यूट करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस।